लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 9 रॉ इक्विवेलेंस मैट्रिसेस। अच्छा, रॉ इक्विवेलेंस मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आए कहाँ से और हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, वो थोड़ा अगले लेक्चर्स में आप लोगों को पता चलेगा। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ी हैं। अब वो होती कैसे हैं, थोड़ा सा आपको रिव्यू भी पता चल जाएगा कि क्या होती हैं, या आपको याद नहीं है तो थोड़ा याद आ जाएगी। देखें, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, यहाँ पे पावर 1 है, हर वेरिएबल की पावर 1 है, और मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उस इक्वेशन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो देखें, these type of equations contain more than one variable. You can solve these equation by substitution, addition और intersection. इंटरसेक्शन में हम करते क्या है कि ग्राफ पे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस की, या जितनी भी लाइंस हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड करती है, अगर तो वो इंटरसेक्ट हो रही है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो सही हमने सॉल्व की है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते हैं, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, एडिशन से भी सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन से भी सॉल्व करते हैं। और होता ये है कि जब ये इक्वेशंस की तादाद भी बढ़ जाए और इसके वेरिएबल्स की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे मेरे पास 6 वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स वाई जी और कुछ भी आगे वेरिएबल्स हैं, तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से या एडिशन से या इंटरसेक्शन से करूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी है। अगर मैं एक इक्वेशन को करता हूँ, उसकी वैल्यू उसमें पुट करता हूँ, फिर वाई को ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद आगे इस तरह सोन चलता रहता हूँ, तो ये मुझे तकरीबन बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देते हैं। देखें, बट फॉर लार्जर सिस्टम दीज मेथड्स आर डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। वही वो कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और इंटरसेक्शन मेथड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब हम वेरिएबल्स की क्वांटिटी या इक्वेशंस की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। देखें, यू कैन राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज मैट्रिक्स। ये देखिए 3x प्लस वाई 2z, ये पूरा सिस्टम है इक्वेशंस का। तो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। देखें, मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ से पहले तो कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया है। देखिए 3 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया और 2 यहाँ से लिया। ये कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के आगे वाले, मैंने यहाँ पे इसका एक मैट्रिक्स अलग बना दिया। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है, ये देखें x और y का, और 2z, यहाँ पे 2z का कोफिशिएंट आ गया। अब मैंने बनाया कॉलम मैट्रिक्स और उसमें x y z लिख दिए, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और कांस्टेंट का एक इज इक्वल लगा के आगे एक मैट्रिक्स बना दिया। इस तरह हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे इक्वेशन अगर देखें तो ये कितनी मुश्किल बन रही है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन एडिशन से करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ढूंढने के लिए मैंने इसको सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। देखें, बिकॉज फॉर लार्जर सिस्टम्स मैट्रिसेस आर ईजियर टू सॉल्व। अब जो मैट्रिसेस होते हैं वो आसान होते हैं सॉल्व करने बजाय इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखें, यू कैन ऑल्सो राइट आ मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म। अब देखें, ये मैट्रिक्स था ऊपर मैंने लिया, अब ये इससे इक्वल है मैट्रिक्स। देखें, कोफिशिएंट के मैट्रिक्स की वैल्यूज़ मैंने लिख दी इक्वल, बीच में एक बार लगा दिया और साथ में कांस्टेंट लिख दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास एक्स वाई जी जो भी है सोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म इज़ मच सिंपलर देन नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म। इस मैट्रिक्स फॉर्म को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के तरीके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स की तादाद है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी आसान है। हम ईजियर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मैट्रिसेस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा एक ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो भी ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यह है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। और क्यों?
सवाल पैदा होता है ना। अब यहाँ पे गौर करें, इसकी एंट्रीज जो हैं, इसकी एंट्रीज बिल्कुल डिफरेंट है इसकी एंट्रीज से। तो ये इक्वल कैसे हुए? देखें, these two matrices are same and equal, even they look completely different, even they will graph same lines. अब ये वो कह रहा है ग्राफ पे ये सेम लाइंस बनाती हैं और ये इक्वल हैं, पर कैसे? इसको हम ज़रा एनालॉजी से समझते हैं कि हमारे पास 4/8 है और 1/2 है, ये दोनों इक्वल हैं 0.5 की। अब यही इधर मैट्रिक्स पे ऊपर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं 4/8 और ये 1/2 है। तो ये दोनों देखने में डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू ग्राफ में भी सेम आएगी और इनकी वैल्यू ओरिजिनली भी सेम आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें, हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं वो दिखने में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी अगर डेसिमल में वैल्यू ली जाए तो वो सेम है। 4/8 का 1/2 के साथ रिलेशन है क्योंकि ये इक्वल है, और इसका दोनों का रिलेशन इसके साथ है 0.5 का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। देखने में ये डिफरेंट है, ये भी देखने में डिफरेंट है, लेकिन ये भी देखने में डिफरेंट है। बात ये है कि दोनों सेम है इक्वालिटी के लिहाज से, ये भी इक्वल है क्योंकि ये ग्राफ पे सेम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं, तो हम इसको कहेंगे क्या कि अगर ये दोनों देखने में डिफरेंट हैं तो ये सेम हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला मैट्रिक्स आ गया और ये उसके इक्वल वाला मैट्रिक्स आ गया। ये दोनों रॉ इक्वल हैं। रॉ इक्वल से मुराद कि इन दोनों की वही मैंने बात की कि ग्राफ दोनों का सेम बनेगा लाइंस का, लेकिन ये देखने में डिफरेंट है, जैसे 4/8 का था और 1/2 का था। रॉ इक्वल हैं या रॉ इक्वलेंट हैं, दे लुक डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हम इससे ऑब्टेन करेंगे जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे देखें हमने एक्स वाई जी को फाइंड करना था ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख के। तो जब हमने इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख के सॉल्व किया तो ये इसके इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो जब हम रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ना एक्स वाई जी की, जिस वेरिएबल को हम फाइंड करना चाहते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम फाइंड करना चाहते हैं, वो एक्यूरेट होंगे ग्राफ में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हिसाब से। लेकिन हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, वो हम रॉ रिडक्शन से पढ़ते हैं। रॉ रिडक्शन आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। बट ये समझ लीजिए कि रॉ इक्विवेलेंस यही कॉन्सेप्ट है कि एक मैट्रिक्स को हमने लिया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इस मैट्रिक्स में, तो वो अगर एक्स वाई जी की वैल्यू जो निकलती है इस इक्वेशन को या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को या इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है, इन कांस्टेंट को निकालती है, कांस्टेंट जो निकलती हैं, तो इसका मतलब है ये कि ये दोनों मैट्रिसेस रॉ इक्विवेलेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगले लेक्चर में हम रॉ रिडक्शन को डिस्कस करेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया।